नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खास करके एडीओ का एग्ज़ाम देने के बाद चलो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की और तथा अपनी कट ऑफ एनालाइज भी कुछ करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सवालों की अपनी जो क्विज चलती थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर ये क्वेश्चंस का लेवल हाई है, हमें साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, हमें तो बीएससी लेवल का एग्ज़ाम देना है ना। तो आपको लेवल तो पता लग गया होगा, लेवल ऐसा ही होगा अब एग्जाम्स का, है ना। नाबार्ड से लेके अब तक देख लिए, बेसिक में से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। लैंग्वेज थोड़ा लेंथी होगा, पेपर इतना टफ नहीं था जितना हुआ हो रखा है। ठंडे दिमाग से अगर पेपर दिया जाए, उसकी लैंग्वेज को पहचाना जाए तो आराम से किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे तो फिर आपके बस का ये पेपर नहीं रहेगा। बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। दो घंटे की आप तीन, मतलब जनरली क्या होता है 2 घंटे की क्लास 3 महीनों में आपने पूरी क्लासेज कर ली, तो ऐसे नहीं होता है। बेसिक करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे हम 3 से 3.5 घंटे डेली क्लास देते हैं और उसके बावजूद भी 5 महीने हमें सिलेबस करवाने में लग जाते हैं, तो बेसिक करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अगर आपको किसी एग्जाम को फाइट करना है आगे, धीरे धीरे एग्जाम का स्तर कुछ इसी तरह का आने वाला है। आप सोचते हैं कि आप वन लाइनर कोई बुक पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बुक पढ़ लें, या 3 महीने का कोई ऐसा कोर्स सब्सक्राइब कर लें जिसमें डेली 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, जी हो गया है। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं जो आपको आंसर की करवा रहा हूँ हमारी तरफ से बहुत एक्यूरेट है। कोई 1-2 क्वेश्चन इधर से इधर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, हाँ इस बात का मेरा पूरा दावा है, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो क्विज सीरीज थी उससे उतने क्वेश्चन नहीं है जितने हमारे आए हैं। अगर कोई साबित करें तो वो साबित करने वाला जो शर्त रखेगा वो हमें मंजूर है। हमने जो क्विज सीरीज करवाई थी उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं जो 9:15 पे मैं आपको क्विज सीरीज करवाता था, 135 या 37। आप पूरी देख लीजिए और डायरेक्ट देख लीजिए कि कैसे कैसे उससे क्वेश्चन पढ़े हैं। अब बात बची पेड कोर्स की या ऑफलाइन क्लासेस की, तो वहां से भी आप कंपैरिजन कर लेना। अगर किसी के भी क्वेश्चंस आपको लगे कि हमारे से ज्यादा पढ़े हैं तो आप जो बोलोगे वो शर्त मंजूर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं हमेशा ही इसी लेवल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करवाता हूं। हालांकि स्टूडेंट की शिकायत जरूर रहती है कि सर डीपली बहुत जा रहा है, डीपली बहुत जा रहा है, लेकिन डीपली जाना पड़ता है, कोई इलाज नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट अपने। देखो, हम क्वेश्चंस आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, आंसर इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी आंसर की हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी मैंने सिर्फ आंसर की डिस्कस की थी। सभी क्वेश्चन को अपने क्विज सीरीज में लाकर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार है, शानदार है, लेवल वाले क्वेश्चन है। हाँ, 10-12 ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे इस एग्जाम में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन बाकी से मुझे नहीं लगता कि आपको शिकायत होनी चाहिए। हाँ, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव या फिर आप बहुत शॉर्ट में पढ़ के गए हो तो आपको शिकायत रहेगी, और ऐसे एग्जाम्स में हमेशा के लिए शिकायत रहेगी। The estimation of degree of variation in a phenotype trait in a population that is due to genetic variation between individual in that population is called as। देखो, इसका सिंपल आंसर है हेरिटेबिलिटी है ना। ज्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लुएंस रेट इज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपका सी ऑप्शन है वो आपका राइट आएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सप्लेनेशन अभी नहीं, एक्सप्लेनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये बायोटेक्नोलॉजी से और मार्कर से क्वेश्चन आता ही आता है। द मार्कर सिस्टम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमेरिज्म डाइवर्सिटी एरी टेक्नोलॉजी सिंगल फीचर पॉलीमेरिज्म and restriction site associated DNA are detected by PCR followed by the electrophoresis। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन वो आपका राइट होगा। Which among the following statement is true about the gibberellin? जिब्रेलिन सिंथेसाइज के लिए ट्रू स्टेटमेंट है जिब्रेलिक एसिड आर डाइट्रिपेनोइड सिंथेसाइज फॉर्म ऑफ एमवीए। ए ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वंस इनकॉर्पोरेटेड, देखो मैं इन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता हूं, चाहे मुझे नहीं आते हैं तो मैं इनको पढ़ के भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, है ना। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम 5 से 6 घंटों की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एटलीस्ट जो मुझे आते हैं तो फिर उनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ही करूंगा। तो अभी नहीं, हम सिर्फ आंसर पे चलेंगे। वंस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट जीनोम दैट जीन प्रोडक्ट CP4 EPSP सिंथेसाइज कन्फर्स क्रॉप रेसिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997। हाँ देखो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्विज में करवाया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्विज के अंदर करवाया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्विज में मैंने नहीं करवाया था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन क्विज के अंदर करवाया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997 लॉन्च द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू बेनिफिट अबाउट पुअर फैमिली। 6 करोड़ जो फैमिली है उनको बेनिफिट देने का टारगेट किया गया था, और पेड कोर्स में आराम से आपको 70 के आसपास के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। इन CRISPR केज 9 टेक्नोलॉजी दैट RNA designed to find and bind to be the specific sequence in the DNA is known as gRNA। चलो ये क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, हम मान सकते हैं कि BSc लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट राइट आंसर इसका सी होगा। कटिंग ऑफ ब्लैक पेपर आर रेज्ड मेनली फ्रॉम द, ये ब्लैक पेपर जब क्रॉप करवाया था उसमें सीधा लिखा था प्रोपोगेशन जो होता है वो रनर सूट से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो राइट होगा। रनर सूट से प्रोपोगेशन होता है, करवाया हुआ था। अल्फा टॉक्सिन इवन आपको क्विज में भी करवाया हुआ है, ये एक तरह से माइकोटॉक्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क फॉर द साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू द एंड यूजर फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय ICR। ICR के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड किया जाता है। आपको बताया था कि जो केवीकेज होते हैं वो जनरली ICR के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं। केवीकेज जब मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन में करवाया था। इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड। अभी मैंने 2 या 3 क्विज दी थी आपको जनरली इसकी हरियाणा एडीओ स्पेशल के लिए ना, छोटी छोटी क्विज दी थी, उसमें ये आप देख लो सीधा सीधा करवाया हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 के अंदर पास हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले जो यूट्यूब पे क्विज दी थी उसमें, पेड कोर्स में तो है ही। विच इज ए सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ द सुपरवाइज कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट इन विंटर वीट, है ना। तो ये इपीपरी है, ये क्या है इसका राइट, इपीपरी राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, व्हेन ए डिजीज इज मोर और लेस कंसिस्टेंसी प्रिवेलेंट इन द लोकेलिटी ईयर आफ्टर ईयर इन द मॉडरेट टू सीवर फॉर्म इज नॉन एज एंडेमिक, है ना। ये चारों प्रकार के डिजीज करवाई हुई है आपको, और इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ये करवाया हुआ है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन असेंबली डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इंटरनेशनल ऑफ ईयर जो है वो आपको 2023 तक के करवाए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन है 2021 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये करवाए हुए ईयर क्विज में भी और कोर्स में भी। द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट इज रिलेटेड टू, क्विज में भी, वीड के अंदर भी, पैथोलॉजी सब में करवाया हुआ है। प्लांट क्वारंटाइन राइट होगा, मतलब प्लांट क्वारंटाइन से संबंधित है। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जो है इसका बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है द अंत्योदय अन्ना योजना वाज लॉन्च इन दिसंबर 2000 फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली अमंग द BPL कवर्ड अंडर द TPDS। ये विमल सर ने लास्ट सोल्यूशन करवाया था, उसके अंदर करवाया था। सी ऑप्शन राइट है, 1 करोड़ यानी 1 करोड़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन पे। Which one of the following is not a mode of action of the biocontrol agent? कराया हुआ है लाइसिस, करवाया हुआ है एंटीबायोसिस, करवाया हुआ है कंपटीशन, करवाया हुआ है। तो राइट आंसर आपको क्या देना था कि कौन सा जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट का एक्शन नहीं है, तो RNA इंटरफेरेंस नहीं है, सी ऑप्शन राइट होगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल में करवाया विच एजेंडा ऑफ SDGs ऑफ UN एड्रेस जीरो हंगर, ये विमल सर ने करवाया था, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है
ब्लाइट कास्ट, ये तो आप अपनी बुद्धि से भी आंसर दे सकते थे, वैसे करवाया हुआ है। ब्लाइट कास्ट जो फोरकास्टिंग है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए बी ऑप्शन है वो राइट है। मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा, लेकिन ये जिस स्टूडेंट के है उसने तो गलत कर रखा है, ए पे टिक कर रखा है भाई। ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू द फार्मर इज डन बाय केवीकेज लोकेटेड इन जोन ऑफ द कंट्रीज। देखो ये पुराने डेटा इन्होंने उठाए हैं, 11 अटारी जोन है, ये रहा 11, और अभी 732 केवी के है, तो यहाँ 732 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 722 में जाओगे, डी ऑप्शन है वो आपका राइट रहेगा। 20 का डी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, साइंस डीलिंग विथ द आउटब्रेक एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी, सी ऑप्शन है। ये आपको पैथोलॉजी में क्लियर कट करवाया हुआ है, यूट्यूब पे मैंने एक वो पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी डाल रखी है, उसमें भी एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। CIBRC सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, सभी तरह के पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन है वो करती है, फंजीसाइड, बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज अबव आएगा। ये पेपर है, ये इवनिंग में आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे मिल जाएगा विद, मतलब ये जो मार्क किए हैं चिन्ह लगाए हुए हैं। वर्ड फ्री ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इज हुज विजन। देखो ये विजन FAO का है, बच्चे ने WHO कर रखा है, WHO का विजन नहीं है, WHO का विजन है कि पूरी दुनिया का स्वस्थ है, पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ बनाया जाए, उनकी स्वस्थ हेल्थ उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, कुछ इस तरह का विजन है। आप सीधा FAO की वेबसाइट पे जाना और उसका विजन देखना, आपको सीधी लाइन मिलेगी है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ही विजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमंग द प्री स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया। विश्व में तो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन भारत के जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, PEM है, बी राइट है। लेकिन फिर भी ये एक क्वेश्चन में डाउट में रखना चाहूंगा, क्योंकि वर्ड के अंदर तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दिया, इन्होंने इंडिया पूछा और इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से अभी बी ऑप्शन है वो राइट है, बी ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन पंप। देखो ज्यादातर तो H+ ATPs होता है, लेकिन K+ ATPs भी होता है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन ATPs राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होना चाहिए इसका, है ना, तो सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 26 नंबर में क्वेश्चन में चलें, ए ड्रॉट ईयर एज ए होल इज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज ए ईयर इन विच द ओवरऑल रेनफॉल डेफिशिएंसी इज मोर देन 10% ऑफ। ये हमेशा लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू होती है ना, LPV होती है, LPV का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड वैल्यूज, तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यूज होती है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आयन ATPs और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट आर, बहुत सारे करेक्टर सेम होते हैं बट कुछ डिफरेंट भी होते हैं, तो राइट आंसर तो इसका डिफरेंट ही रहेगा। नेक्स्ट है, ओशियंस नीनो इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एल नीनो पीरियड्स। देखो एल नीनो पीरियड्स का राइट आंसर होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक एल नीनो एक नेल नीनो जो होता है उसकी माइनस में होती है, इसका राइट क्या होगा, डी ऑप्शन है वो राइट होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, फाइटोसिड्रोफोरस हैव हाई एफिनिटी टू। देखो एफिनिटी तो उसकी आयरन मतलब फेरस और फेरिक दोनों के लिए होती है, लेकिन यहां क्या पूछा गया है आपसे, हाई एफिनिटी पूछी है, तो बी ऑप्शन होगा, यानी फेरिक के लिए होगा, Fe3+ के लिए होगा, फेरिक के लिए होगा, बी ऑप्शन राइट है। In which wavelength range the greenhouse gases absorb energy 5 to 100 माइक्रोन, है ना, ए ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ विशेष ही नहीं, और वैसे आप लोगों को ये करवाया हुआ भी है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल इज फॉर्मेड फ्रॉम द प्रोटोक्लोरोफिल इन लाइट। द प्रोटोक्लोरोफिल लैक 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक 7वें पे होता है, एक 8वें पे होता है और 4th रिंग पे होता है, तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। 31 का ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 7th कार्बन और 8th कार्बन पर और 4th रिंग पे होगा, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन की कमी देखने को मिलेगी, 31 का ए राइट है। नेक्स्ट है, टेंशियोमीटर इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल। जो कोर पार्टिकल की सॉइल होती है ना उसके लिए बढ़िया होता है, जैसे सैंडी लोम
सैंड, क्ले, लोम, इनके लिए। लेकिन इनमें से आपको एक चुनना था, तो आप मोस्ट जो कोर पार्टिकल वाली है, मोटे पार्टिकल वाली है सॉइल, वो सबसे मोटे पार्टिकल वाली सैंडी सॉइल, यानी सैंडी सॉइल के लिए टेंशियोमीटर सबसे सुटेबल होता है। क्ले सॉइल में लोमी सॉइल में भी क्ले सॉइल में दिक्कत आती है, लोमी सॉइल में भी कोई दिक्कत नहीं है, लोमी सॉइल के लिए भी सुटेबल होता है, सैंडी सॉइल के लिए भी सुटेबल होता है। लेकिन टेंशियोमीटर ज्यादातर कोर पार्टिकल वाली सॉइल होती है ना, मोटी कण वाली सॉइल, उसके लिए ज्यादा बढ़िया होता है, सैंडी सॉइल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है NADPME टाइप C4 पाथवे इज फाउंड इन द सुगर केन एंड मेज। सुगर केन और मेज के अंदर ये पाथवे है वो देखने को मिलता है, ठीक है। 33 वाला जो मैंने बताया था अभी, देखो इसका ध्यान रखना, 33 वाले का डी ऑप्शन राइट है, सुगर केन एंड मेज में देखने को मिलता है NADPME टाइप पाथ C4 पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप। इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप, अच्छा ये तो करवा दिया भाई, ये तो करवा दिया, 34 से स्टार्ट करना। पार्थेनियम जो है वो किस तरह का प्लांट है, C3 C4 केम, ये इंटरमीडिएट है दोनों का भाई, C3 C4 B। ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल होते हैं जो जनरली C3 और C4 के इंटरमीडिएट प्लांट होते हैं, जिनमें से पार्थेनियम भी है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। इन्नुलिन जो है वो किसका पॉलीमर है, वो फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, इन्नुलिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। व्हाट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ राइस इफ द ग्रेन यील्ड इज, फॉर्मूला लिखाया हुआ है, यील्ड बटा ईटी कर दो या वाटर यूज बाय प्लांट कंजप्टिव यूज कर दो, है ना। मतलब फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप इसका, वैसे तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे अभी हम, यील्ड बटा कंजप्टिव यूज कर दो, कंजप्टिव यूज लगभग ईटी के बराबर ही होता है, तो आप ईटी कर दो, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, लगभग 6.31 हेक्टर पर एमएम होगा, ठीक है। ये आसान था। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं ना, तो गुणा भाग करके देख लिया करो कि कौन से आंसर के साथ कोई चीज मैच हो रही है क्या, मतलब ऐसे करके देख लिया करो उठपटांग, जो आंसर के साथ जो इसकी कैलकुलेशन की प्रोबेबिलिटी बनती है, जो प्रोबेबिलिटी बनती है कैलकुलेशन की और वो ऑप्शन के साथ मैच होता है, उसको आप राइट कर दिया करो। मतलब 100% तक राइट निकलते हैं आपके। दो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनको आप इस तरह से झूठी मूठी इधर उधर की 2-4 कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, और जिस कैलकुलेशन के साथ आंसर मैच कर रहा था वो आप यहाँ राइट कर देते, तो आपका आंसर राइट हो जाता, ठीक है। एग्जामिनर जब ऑप्शन देखता है तब ये नहीं सोचता कि स्टूडेंट ऐसे ही अपनी मर्जी से तुक्के से ही कैलकुलेशन कर रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। वैसे इसका फॉर्मूला करवाया, वो आपको सीधी वैल्यू लिखनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज द स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर्स फॉर द पैरासाइटिक वीड। जो पैरासाइटिक वीड होता है उसके अंदर जो जनरली स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर्स होता है वो क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर होता है, देखो एबीए तो जर्मिनेशन होने ही नहीं देता, एक तरह से डोरमेंसी रखता है, तो स्ट्राइगोलेक्टोनोस होता है। कौन सा होता है, स्ट्राइगोलेक्टोनोज होता है। स्ट्राइगा आपको ही पता है एक पैरासाइट वीड है, और उसके अंदर ऐसा कौन सा बायोकेमिकल होता है जो उसके जर्मिनेशन में मतलब मजबूती प्रदान करता है, तो स्ट्राइगोलेक्टोन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें द रेशियो ऑफ लैंड रिक्वायर्ड बाय द, मैंने आपको एक क्विज के अंदर एक तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो करवाया था, एक लीफ एरिया इंडेक्स करवाया था, मैंने कहा यही दो इंपॉर्टेंट है, वहां कई सारे रेशियो बताए थे आपको, लेकिन उनमें से मैंने दो रेशियो इंपॉर्टेंट बताए थे, तो दोनों में से एक आ गया है। द रेशियो ऑफ लैंड रिक्वायर्ड बाय प्योर, जब आप सोल क्रॉप लगाते हो उतनी ही यील्ड आपको इंटर क्रॉप से लेनी है, तो उस रेशियो को क्या बोलेंगे, LER रेशियो बोलते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है। वैसे ये मैंने सारे रेशियो करवा रखे हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बताए थे, एक तो लीफ इंडेक्स एरिया और एक LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है। नेक्स्ट है क्ले सॉइल कंसिस्ट विच टाइप ऑफ पोर्स टू द लार्ज एक्सटेंट, बहुत बार क्विज में करवाया हुआ है। क्ले सॉइल में माइक्रोपोर ज्यादा होते हैं जिनको आप कैपिलरी पोर बोलते हैं, डी ऑप्शन है वो राइट होगा। द प्लांट दैट द प्रोड्यूस थ्रू द क्लोनल प्रोपोगेशन इज टर्म्ड एज, कम से कम क्विज में आपको 2 या 3 बार ये क्वेश्चन मिलेगा, रेमेट जो होता है, ठीक है। क्लोनल प्रोपोगेशन रेमेट है, और जो क्लोन के लिए आपने पार्ट लिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें क्रॉपिंग पैटर्न इज रिफर टू, देखो एक तो हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सॉइल जिसके अंदर एक स्पेचुअल और एक स्क्वेंशनल अरेंजमेंट होता है।
क्रॉपिंग पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार करवाया है और मैंने पैटर्न की सीधी डेफिनेशन बोली कि अरेंजमेंट कैसा, स्पेचुअल और स्क्वेंशनल। तो इसने स्पेचुअल का तो कोई जस्टिफाई नहीं किया है, सिर्फ स्क्वेंशनल की बात की। तो ग्रोविंग ऑफ क्रॉप इन डिफरेंट स्क्वेंस के अंदर क्रॉप को लगाना क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा ना झूठी मूठी कैलकुलेशन करके देख लिया करो, जो सेट बैठे वो समझ लो, ठीक है। और उस कैलकुलेशन में सबसे पहले भाग की कोशिश किया करो, फिर गुणा की कोशिश किया करो, फिर और कोई कुछ किया करो। ये फॉर्मूला नहीं भी आता था तो भी आप आंसर निकाल देते, लेकिन राइट आंसर क्या होगा बता देते हैं। कैलकुलेट द बेसल एरिया पर हेक्टर इफ द नंबर ऑफ द टेल ट्रीज वाज 14 एंड द बेसल एरिया फैक्टर ऑफ द वेज प्रिज्म यूज इन 3। तो राइट आंसर था 42 मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है द टर्म यूज टू इन द वाटरशेड मैनेजमेंट टाइम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन रिफर टू। देखो जनरली पानी या पानी की एक ड्रॉप जो है वो जनरली क्या है, जो वाटरशेड एरिया होता है उसके मोस्ट रिमोट एरिया से एक पॉइंट से दूसरा जो मतलब मोस्ट जहां पे पानी निकालना है उसका जो रिमोट एरिया है वहां तक पानी को ले जाना ही क्या कहलाएगा, वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाएगा। और उसको मैच करता हुआ ऑप्शन आपको मिलेगा ये बी वाला, द ड्रॉप ऑफ वाटर ट्रेवल फ्रॉम मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ वाटरशेड टू द कॉमन ड्रेनेज पॉइंट टू द मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ वाटरशेड, बी ऑप्शन है वो इसका राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर, ये तो आपने देख ही लिया होगा। सैलाई गम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ट्री स्पीसीज, एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर पेड कोर्स में अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। बोसविलिया सिराटा जो है उससे ये गम प्राप्त होता है। फर्टिगेशन सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज द, ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में देखे हैं तब आपके होठों पे हंसी आई होगी। सप्लाई ऑफ द बोथ वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द क्रॉप, मतलब पानी और न्यूट्रिएंट्स को एक साथ देना ही क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। तो ये तो मैं न करवाता, कोई दूसरा न करवाता तो भी ये आपको आता, लेकिन ये बहुत बार करवाया है। सॉइल मॉइस्चर टेंस इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय टेंशियोमीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हर कोई करवाएगा ही करवाएगा। द वाटरशेड मैनेजमेंट यूज ऑफ रिज लाइन इज रिफर टू डिवाइडिंग लाइन ऑफ टू वाटरशेड एरियाज, करवाया हुआ है वाटरशेड वाले के अंदर। जब दो वाटरशेड एरिया है उनको डिवाइड करने की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिज लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेंट बाय द मॉइस्चर इक्विवेलेंट्स। देखो जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट्स होता है ये क्लाइमेट के अंदर अच्छे से करवाया हुआ है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर एज सॉइल कैन रिटेन इन अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1000 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटी, बी ऑप्शन इसका राइट है। यानी सीधा फॉर्मूले को इन्होंने डेफिनेशन बना के लिख दिया है, बी ऑप्शन है वो इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन में। लाइसीमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट करवाए हैं आपको क्विज में उसमें सबसे ज्यादा बार करवाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है इपोट्रांसपायरेशन और टेंशियोमीटर। लाइसोमीटर इज यूज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इपोट्रांसपायरेशन, बी ऑप्शन है 49 का राइट होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द हैवी मेटल ऑन सॉइल, ये तो आप 6th सेंस से भी कर सकते थे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल अफेक्ट द न्यूट्रेंट बैलेंस, न्यूट्रेंट बैलेंस को प्रभावित करता है। हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, PbHgAs, निकल, आगे बीच में कुछ लिखा होगा। द इफेक्ट द माइक्रोबल प्रोसेस इन द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इफेक्टिव जो एक्टिविटी उनको तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इट क्रिएट्स फाइटोटॉक्सिसिटी ऑन प्लांट, फाइटोटॉक्सिसिटी क्योंकि टॉक्सिक अमाउंट में टॉक्सिसिटी तो क्रिएट करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट होगा। साइकोसिल एक इनहिबिटर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आर्टिफिशियल इनहिबिटर, नेचुरल तो एक ही है, कौन सा, ABA है, एब्सिसिक एसिड। और क्विज के अंदर भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कहा नेचुरल एक ही इनहिबिटर है वो ABA है, बाकी जैसे साइकोसिल वगैरह है तो सीधा साइकोसिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ग्रोथ इनहिबिटर है। फर्टिलाइजर इज द डिफाइन एज लो बी, फर्टिलाइजर की सीधी सीधी डेफिनेशन रख दी। केमिकल होते हैं यानी इनऑर्गेनिक होती है, एक डेफिनेट इनका केमिकल फॉर्मूला होता है और न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं यानी हाई एनालिटिक वैल्यू होती है। तो राइट आंसर होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल विथ है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हाई एनालिटिक वैल्यू दैट सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट अवेलेबल फॉर्म्स।
अच्छे से, सीधी फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है वो यहाँ सेट की है, ये तो करवाया हुआ ही है। नेक्स्ट, खेरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू, है ना, इसमें हंसे होंगे अरे कुछ तो राहत मिली है ना। तो खेरा डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑर्गेनिक फास्फोरस कंटेंट कंपाउंड इन सॉइल? न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरस का अच्छे से बताया हुआ है जब मैंने आपको स्वांगीकरण बताया था नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, तब न्यूक्लिक एसिड में भी फास्फोरस है, इन साइटोल फास्फेट भी है और फास्फोलिपिड्स भी है। ये सब मिट्टी में पाए जाने वाले फास्फोरस के ऑर्गेनिक सोर्स है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव होगा। द ट्रेड नेम ऑफ एलाक्लोर, ये तो करवाया हुआ ही है सीधा। उसके अलावा मैंने जब आपको कैलकुलेशंस करवाई है उसमें भी लासो के एग्जांपल से ही करवाई है। तो एलाक्लोर का जो ट्रेड नेम होता है वो लासो होता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम मेरा अच्छी तरीके से करवाया, उसके क्या फायदे, क्यों जरूरत पड़ा था और फॉरेस्ट पॉलिसी ने इसको कब एक्सेप्ट किया था, तो ये सब बताया हुआ है। वन नीति 1988 ने इसको अपनाया है। तो आर्बरी रेंज जो है वेस्ट बंगाल की, वहां पे सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था आर्बरी रेंज जो है, ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, विच वीड इज कॉल्ड मामा ऑफ व्हीट क्रॉप्स, है ना। ये 3-4 क्वेश्चन आपको लाइन में, चारों क्वेश्चन लाइन में दिखे, बड़ी खुशी हुई। फेलोरस माइनर होता है यानी गेहूं सा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मिमिक्री ऑफ वीट भी बोलते हैं इसको, गेहूं का मिमिक्री, वीट भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है अपने, इन द ड्रेनेज कोफिशिएंट 3 सेंटीमीटर डे व्हेन द फ्लो थ्रू द ड्रेनेज ऑफ वाटर साइड ऑफ एरिया 15 हेक्टेरेज, अच्छे से करवाया हुआ है। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है? एक दिन में 1 हेक्टर से कितना पानी निकलता है? 3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पानी में 1 लाख होता है, 3 सेंटीमीटर में कितना होता है? 3 लाख लीटर होता है। 3 लाख लीटर 1 हेक्टर का, तो 1500 हेक्टर का आप इसको क्या करते हैं? 1500 हेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जनरली जो फ्लो है उससे आप भाग दे देते। अब फ्लो से भाग कैसे दे देते? जनरली आपको तो क्या करना था? 1500 हेक्टेयर का निकालना है, तो फ्लो से कैसे भाग देते आप कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पानी निकलता है, तो इसका मतलब है 1000। कैलकुलेशंस करवाई हुई है, 1 मिनट में निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 60, और 1 घंटे में निकलेगा तो फिर 60 से मल्टीप्लाई, फिर 24 से आप मल्टीप्लाई, ये 1 दिन का मामला हो जाता। और अपने 1 दिन की कैलकुलेशन इस तरह से कर लेते तो आपका आंसर सी ऑप्शन आ जाता, और सीधा सीधा करवाया हुआ क्वेश्चन आया। तो राइट आंसर है सी। जब भी कैलकुलेशन आप लोगों को करवाई है, आपको अच्छा ही नहीं लगता है कैलकुलेशन। इन वाटरलॉग लैंड, वाटरलॉग लैंड 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है, लेकिन मेन जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो फसल का रूट जोन होता है वो है, जो हमारी फसल की रूट जोन है वहां तक अगर पानी भरा हुआ है तब हम उसको वाटरलॉग लैंड बोलते हैं। द सॉइल पोर्स आर द सेचुरेटेड अप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इन वाटरलॉग लैंड के बारे में सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। Which subsurface drainage system consists of the laterals that enter the main drainage at the angle generally from both sides? सारे की फोटो दिखाई हुई है। रेंडम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों तरफ एक जैसे एंगल से लेटरल लाइनें मेन लाइन में आएगी। ग्रिड आयरन में ऐसा नहीं होता है, ग्रिड आयरन के अंदर क्या होता है? दोनों तरफ से कभी भी लेटरल लाइन नहीं होती है। इंटरसेप्टर में भी दोनों तरफ से लेटरल लाइन नहीं होती है। हेरिंग बोन आपको बताया हुआ है, या फिर पेरनल जो आपकी पेरनल ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें बताया हुआ है कि दोनों तरफ से लेटरल सेम एंगल के अंदर आते हैं। तो हेरिंग बोन है वो राइट होगा, ए ऑप्शन इसका राइट था। तो ये तो करवाया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस साल्ट इन द सॉइल रिक्वायर्स, अगर साल्ट ज्यादा है सॉइल के अंदर तो खेत में पानी ज्यादा भरो ताकि साल्ट क्या हो जाए? लीच डाउन हो जाए। तो हाई वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट करेगा। तो 61 है वो इसका राइट, 61 का डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। पुस्सा सूर्या मैंगो कल्टीवार इज सिलेक्टेड फ्रॉम, पुस्सा सूर्या जो मैंगो का कल्टीवार है वो किससे सिलेक्ट किया गया है? एल्डन से, यानी एक सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है, और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको करवाया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग में। नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑफ हाई वाटर कंज्यूमिंग ट्री फॉर द विड्रॉ ऑफ द ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज, अच्छे से करवाया हुआ है। एग्जाम्पल भी यूकोलिप्टिस करवाया हुआ है। बायोड्रेनेज राइट होगा 63 का।
नेक्स्ट है स्प्लेश इरोजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, सीट इरोजन नहीं बोलेंगे, रील इरोजन नहीं बोलेंगे, गली इरोजन नहीं बोलेंगे, आपको बताया है बूंद गिरती है और उससे सॉइल स्ट्रक्चर टूटती है, वो रेन ड्रॉप इरोजन कहलाता है या स्प्लेश इरोजन कहलाता है। 64 राइट होगा। ये तो गलत कर दिया, इसका मतलब आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नॉन एज द फादर ऑफ द एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन, ये है सी मेन ए कनेप है, अच्छे से करवाया हुआ है, क्विज के अंदर भी करवाया हुआ, 65 का ए राइट है। The marginal physical product MPP is maximum corresponding to the point of inflections, करवाया हुआ है ये, जो पेड कोर्स है या क्लासरूम एजुकेशन है उसके अंदर। ये हु बहु क्वेश्चन है, देख लो आप, है ना, इतनी एक्यूरेसी के साथ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको ये क्विज में करवाया था, विच ऑफ द फ्लोइंग कल्टीवार ऑफ कस्टर्ड एप्पल, विजयनगर, बालन नगर और जयानगर, ये सारी की सारी कस्टर्ड एप्पल के कल्टीवार है, डी ऑप्शन है और सीधे करवाए हुए हैं। टेगेटस पेचुला आप जानते हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड का नाम है, 68 का ए राइट है, अच्छे से करवाया हुआ है। ए सब डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट डाइविशन सच इज द सरफेस टेक्शन, इरोजन, स्लोप्स एंड स्टोनिस इज कॉल्ड एज सॉइल सीरीज। क्विज में तो नहीं करवाया हुआ है लेकिन कंटेंट में दिया हुआ है, जहां पे सॉइल क्लासिफिकेशन दी हुई है, सॉइल सीरीज राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। सिट्रिस पेरीबस मीन्स होता है कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, है ना, तो 70 का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। और ये बहुत कम स्टूडेंट ने हो सकता है सही किया हो, लेकिन ये आप देख लो, क्विज के कुछ एक दिन पहले मैंने हाइड्रोजन पुल करवाए थे, उसमें बताया था हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन नॉन एक्सचेंजेबल साइट फ्रॉम व्हाट ऑर्गेनिक विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड द सिलिकेट क्ले एंड द एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल आयन अकाउंट फॉर, इसको रेजिडुअल एसिडिटी बोलते हैं। रेजिडुअल इन्होंने दे नहीं रखी थी तो उसको हम नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी भी बोल देंगे, इसको सुधारा नहीं जा सकता, ये नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी है। सी ऑप्शन 71 का सी ऑप्शन है वो राइट होगा, इसको रेजिडुअल एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने 4 पुल करवाए थे, एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी, रेजिडुअल एसिडिटी और पोटेंशियल एसिडिटी। तो ये रेजिडुअल एसिडिटी पूछी गई थी और रेजिडुअल एसिडिटी को आप जनरली क्या बोल सकते हैं, नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थॉमस रॉबर्ट बेलाथस पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, 72 का डी ऑप्शन है, ये नहीं करवा रखा था अभी मैंने कहीं भी। नेक्स्ट है इन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन रीअरेंजमेंट ऑफ जीनस, ये ममता मैडम ने आपको करवाया था। ठीक है, और लास्ट के दिनों में ही, और जो यहाँ पे अपने एडीओ के पेपर से एक दिन पहले, जो फ्राइडे को आपकी यूट्यूब पे क्या, जो जूम पे आपको स्पेशल क्वेश्चन सेशन करवाया था भी, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उसके अंदर भी करवाया था ना डायग्राम बना के, तो उसके अंदर आपको पैरासेंट्रिक वगैरह करवाया था, एक्रोसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, ये इस तरह के प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है इज कन्फाइंड टू सिंगल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये करवाया था। द नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विच ईयर, 2000 में अनाउंस की गई है और एक्सटेंशन की हिस्ट्री में करवाया हुआ है। एजिसोपाइरलम लिपोफोरम्स इज रिपोर्टेड टू बी एसोसिएटेड विथ द रूट्स ऑफ, ये मेज, राइस और व्हीट, इनमें एसोसिएटेड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 101% मेज आएगा, मेज नहीं आएगा तो अपने चैलेंज के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेज, क्योंकि एजिसोपाइलम लिपोफॉर्मस मेनली जो एसोसिएटेड होता है वो मेज के साथ एसोसिएटेड होता है। व्हीट में भी होता है, व्हीट ऑप्शन ही नहीं है, राइस में भी होता है लेकिन इतना नहीं होता है, मेनली जो होता है वो किस में होता है, मेज के अंदर ही होता है। और इसके लिए हम चैलेंज के लिए भी एग्री है, हमारे पास बहुत सारे इसके प्रूफ भी है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज मेनली नॉन एज फॉर, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है उसको हम सिस्टेमेटिक ट्रेनिंग एंड शेड्यूलिंग विजिट्स भी बोलते हैं। 76 का ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, 76 का ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, 76। नेक्स्ट है 77, द राइजोस्पेयर्स इफेक्ट कैन बी इक्वेंटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय आर रेशियो एस रेशियो, है ना, ए ऑप्शन राइट होगा और ये ही सही होगा, 77 का ए राइट है। देख लो अच्छे से, द राइजोस्पेयर्स इफेक्ट कैन बी क्वांटिटिवली रिप्रेजेंट बाय आर रेशियो एस रेशियो, है ना, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू द डिफरेंट शेप इज नोन एज
अच्छे से करवाया, बहुत सारी क्विज में करवाया, टॉपेरी के लिए करवाया। किसी ने टॉपेरी गलत बताया था, स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उस पर डिस्कस करके हिस्ट्री के साथ भी बताया था। तो टॉपेरी जो है वो है जिसको आप क्या है प्लांट को ट्रेनिंग करके डिफरेंट शेप दे सकते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, कोई सा भी। तो 78 का ए ऑप्शन राइट होगा। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल माइक्रोबल बायोमास कार्बन एक्सट्रैक्टेंट एजेंट यूज टू पोटेशियम सल्फेट, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है, जल्दी स्टूडेंट को बुक्स में नहीं मिलता है, हमने भी नहीं करवाया। द मिक्सर ऑफ द ब्रीडिंग लाइन्स हैविंग द सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बट डिफरेंट एट द स्पेसिफिक लोकस इज नोन एज आइसोपेरेंटल लाइन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 80 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्रिटिकल लेवल फॉर हॉट वाटर कार्ब एक्सट्रैक्शन बोरॉन इन सॉइल, बोरॉन इन सॉइल 0.1 से लगभग 0.5 से 1 ppm के आसपास है, तो राइट आंसर डी होगा, 0.1 से 2 ppm। सिंपल है, क्रिटिकल लेवल याद रखना था, आगे मेथड तो नहीं याद रखते, तो भी बोरॉन के लिए करवाया हुआ है हॉट वाटर और क्रिटिकल लेवल भी करवाया हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। और ये जो अपना पेड कोर्स चलता है इसमें तो करवाया 2-3 दिन पहले था, ये क्रिटिकल लेवल ऑफ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है 81 वाला। नेक्स्ट अपने चले 82, द प्रोडक्ट ऑफ पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन जनरली किसमें काम में लेते हैं, जो सेग्रीगेट पॉपुलेशन होती है, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड के अंदर आप पेडिग्री मेथड लेते हो, जब दो के बीच क्रॉस करवाते हो, दो के बीच क्रॉस करवाओगे तो जाहिर सी बात है हेट्रोजाइगस नेचर आ जाएगा, और उसको हमें क्या करना है, सिलेक्शन करते हुए होमोजीनस पॉपुलेशन में बदलना है। और पेडिग्री का उद्देश्य यही है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हमें सेग्रीगेट पॉपुलेशन मिलती है, उस सेग्रीगेट पॉपुलेशन को पहले मेंटेन करना है, चाहे वो आप पेडिग्री मेथड से कर लो, चाहे वो आप बल्क मेथड से कर लो, चाहे बैक क्रॉस मेथड से कर लो, सिंगल सीड डिसेंट मेथड से कर लो, या मल्टी क्रॉस से कर लो, कैसे भी करके आपको उसको मैनेज करना होता है। तो पॉपुलेशन जो होती है वो जनरली कैसी होती है, प्लांट होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजाइगस होता है, पॉपुलेशन होमोजीनस होती है। प्लांट हेट्रोजाइगस और पॉपुलेशन होमोजीनस, अच्छे से करवाया हुआ ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। द CITES वाज साइन इन द ईयर 1973, 1973 के अंदर साइन किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने क्विज में करवाया था कुछ दिन पहले ही, गैमेटोफाइटिक और स्पेरोफाइटिक कॉम्पेबिलिटी इनकॉम्पेबिलिटी में। स्पेरोफाइटिक में तो दो ही कंडीशन मिलती है, फुल्ली कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल। ठीक है, या तो कॉम्पेटेबल या इनकॉम्पेटेबल फिक्स है। लेकिन जो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी है, इसमें तीनों ही प्रकार की जनरेशन होती है, फुल्ली कॉम्पेटेबल भी होती है, पार्शियली कॉम्पेटेबल भी होती है और फुल्ली इनकॉम्पेटेबल भी होती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इन गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी सिस्टम व्हेन शिप मैटिंग आर कैरिड आउट द क्रॉसिंग, तो राइट आंसर आएगा डी, फुल्ली कॉम्पेटेबल, पार्शियली कॉम्पेटेबल और फुल्ली इनकॉम्पेटेबल। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है, फर्स्ट ग्रेड में भी था, मैंने तो स्पेशली सजेस्ट किया था भाई एडियो वालों इसको देख लो, तो वो आंसर की देख लेते तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बढ़ जाता। प्रोसिपिस सेनेरिया जो खेजड़ी है ना, और केरेंचेरस सिलेरिस जो है, ये दोनों जनरली कहां पे लगते हैं, ट्री और ग्रास, दोनों ही डेजर्ट के हैं, तो एरिड क्लाइमेट विद सैंडी सॉइल, बी ऑप्शन राइट होगा। ये प्रोसिपिस सेनेरिया एक खेजड़ी पता है तो भी यहां तो आंसर सही कर देते, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ग्रेड में से समझ लो, वैसे का वैसा क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे कॉपी किया गया ये तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था कि हाँ उसके बाद वो पेपर बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, द टाइप ऑफ जर्म प्लाज्म विच इज फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय द ब्रीडर फॉर द देयर क्रॉप इम्प्रूव्ड प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखो बेस कलेक्शन और लॉन्ग टर्म कलेक्शन तो एक ही बात है, तो ये दोनों तो आप सीधे ही रिमूव कर देते, भाई एक ही चीज के दो ऑप्शन दिए तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये तो बहुत लंबे टाइम के स्टॉक के लिए चलता था। एक्टिव कलेक्शन ये मिड टर्म कलेक्शन होता है, इसको भी नहीं। जो शॉर्ट टर्म कलेक्शन होता है जिसको अभी अभी उपयोग में लेना है, वही अपने इसके अंदर काम आएगा, जो ब्रीडर काम लेगा, तो वर्किंग कलेक्शन होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। टिपिकल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अच्छे से बताया हुआ है कि जनरली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हमेशा मोलिब्डेनम की कमी बढ़ावा देती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, क्योंकि मोलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। जब मोलिब्डेनम नहीं होगा तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आ जाएगी, चाहे आप खेत में नाइट्रोजन डाल रहे हो, वो अपटेक ही नहीं होगा ना। तो 87 का राइट आंसर डी ऑप्शन है। टिपिकल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम इन क्रॉप प्लांट्स, अच्छे से करवाया हुआ है। अंडर हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, करवाया हुआ है।
द टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, अच्छे से करवाया हुआ है, द टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन दैट यूज होमोजाइगस टेस्टर इज नोन एज, स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी होती है उसके लिए तो हम रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी, इसके लिए हम होमोजाइगस टेस्टर काम में लेते हैं, और जनरल कंबाइनेबिलिटी के लिए हेट्रोजाइगस, रेसिप्रोकल के लिए भी हम हेट्रोजाइगस, और सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में टेस्टर लेते ही नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। बहुत अच्छे से करवाया हुआ आप लोगों को, और क्विज में भी करवाया, देख लो चाहे आप 100% मिलेगा क्वेश्चन। द टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन दैट यूज द होमोजाइगस टेस्टर इज नोन एज रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी। Organic acid developed from organic matter decomposition act as the chilting agent may be amino acid हो सकते हैं, ठीक है। 89 का सी ऑप्शन राइट होगा। टेम्परिंग इन सीड ड्राइंग रिफर टू, देखो जब आप सीड को ड्राई कर रहे हैं, बीच बीच में आप गैप देते हैं, स्मॉल पॉज बिटवीन स्टेज ऑफ ड्राइंग, तो ये राइट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं। 90 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है द चेरागाप्स रूल्स 1:1 stoichiometric ratio of purine and pyrimidine base is not followed in organism having a genetic material। SSRNA करवाया हुआ है आपको अच्छी तरह से मैडम ने। Under which condition the hybrid seed produced should be compulsory subject to grow out test for the grant of certification। grow out test जेनेटिकल प्योरिटी को ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। जब हमें पेरेंट्स पूरी तरह से पता है तब तो हमें जेनेटिकल प्योरिटी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम द सीड क्रॉप रेज विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्लांटिंग रेशियो, हमारा प्रिस्क्राइब प्लांटिंग रेशियो पता ही नहीं है हमें, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रो आउट टेस्ट करना पड़ेगा। 92 का ए ऑप्शन राइट होगा। 93 का केमिकल दैट हैव बीन द implicated in attraction of the rhizobia are the flavonoids, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 93 का बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग अंडर विच कंडीशन फॉर मेज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन द मॉडिफिकेशन ऑफ द आइसोलेशन डिस्टेंस बाय द प्लांटिंग बॉर्डर रो इज नॉट परमिटेड। इसका प्रोबेबली जो आंसर है, मैंने कहा ना दो एक क्वेश्चन है वो मैंने सस्पेक्ट में रखे हैं, एक ये भी है। सीड फील्ड हैविंग डायगोनल एक्सपोजर टू द कंटामिनेटिंग फील्ड, डी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, बाद में बाकी देख लेना। In the G1 phase of cell cycle, each chromosome has chromatids, एक chromatids होगा सबके पास। 95 का डी ऑप्शन करवाया हुआ है आपको, क्विज करवाई थी शुक्रवार को, उसमें भी करवाया हुआ है आपको। In the ATP driven proton potassium exchange mechanism that hydrogen ion are formed due to the desiccation of malic acid, बी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अगला 97 नंबर क्वेश्चन, ATP डाइवर्जन प्रमोट द पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म दैट हाइड्रोजन आयन आर फॉर्मड ड्यू टू द डेसिकेशन ऑफ मैलिक एसिड। 96 का बी ऑप्शन है वो राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है 97 बी ऑप्शन ही होगा इसका, क्योंकि मैंने मैडम से पूछा था और मैं भूल गया, मैंने पूछा आंसर क्या था, बी होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपाउंड, बी होगा इसका राइट। कंपाउंड्स विच डिसरप्ट्स, ये करवाया हुआ है आपको क्वेश्चन, मैडम बोल रहे थे। कंपाउंड विच डिसरप्ट्स हार्मोन्स बैलेंस एंड प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द विच द प्लांट अल्टीमेटली डाइज, सीडलिंग ग्रोथ इनहिबिटर होगा, तभी तो प्लांट अल्टीमेटली डाई होगा। नेक्स्ट है द रिसेंटली डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप्स इज कॉल्ड एज व्हाइट ट्रेलिस, बहुत अच्छे से करवाया, स्पेशली करवाया हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग का तो एक वीडियो भी है, उसमें भी मैंने बोला ट्रेलिस जो है बिल्कुल नई मेथड है, ठीक है। व्हाइट ट्रेलिस जो है 98 का डी है। नेक्स्ट है इन राइस एज्यूम दैट द रिसेसिव जीन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पूरी पढ़ी तो आंसर आपने दे दिया होगा। ए राइस एज्यूम दैट द रिसेसिव जीन ए इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंट टू द BLB, दिस जीन्स इज द प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम A and a monosomic resistant line from the chromosome 1 is the crossed with the normal susceptible lines, the phenotypes of F1 plant will be। जब आप डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में क्रॉस करोगे तो डोमिनेंट ही रहेगा, यानी डिजीज सेंसिटिविटी रहेगी, यानी ऑल प्लांट्स होंगे वो सस्पेक्टेबल होंगे। सिंपल सा पूछा है इसने कहा कि मान लो कोई डिजीज रेसिस्टेंट है वो ए के कारण है और डिजीज लग रहा है वो डोमिनेंट है। अब इनका क्रॉस करवाएंगे तो जनरेशन कैसे आएगी, डिजीज रेसिस्टेंट तो ये है रिसेसिव वाला और ये
प्रकार का जो जीनोटाइप है उसमें डिजीज लगता है तो डोमिनेंट ही अपना करेक्टर शो करेगा, तो ऑल प्लांट्स आर ससेप्टेबल ही होंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, नियरेस्ट इक्वेशन अलाउ अस टू मेक द सर्टन प्रेडिक्शंस अबाउट। तो नियरेस्ट जो इक्वेशन है वो जनरली अलाउ अस टू मेक सर्टन प्रेडिक्शन, आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड द सेल व्हेन आयन ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू द आयन ट्रांसपोर्ट, है ना। तो बी राइट होगा, 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, शानदार है, मैं मान सकता हूँ 12-15 ऐसे क्वेश्चन है जिनका लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और इसमें 12-15 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मॉडरेटली टफ है। बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, उनको पढ़ने की जरूरत है। अभी देखो ये एग्जांपल, इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस लैंग्वेज इसने लंबा कर दिया है। आप साथ साथ में ऐसे लिखते जाते तो आपको सीधा सीधा आंसर है वो मिल जाता। तो पेपर इतना मुश्किल नहीं था आप लोगों के लिए, लेकिन आप वन लाइनर पढ़ना छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना छोड़ दीजिए। हाँ, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन थी उसका तो सिलेक्शन है, और 50 पार जा रहा है काट कूट के, तो समझ लो उसका भी सिलेक्शन पक्का है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरिट कम जाएगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेपर समझना इतना आसान नहीं था, पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो है, लेकिन जितना हवा बनाओ उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पेपर समझना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए क्या था, मुश्किल था। तो ठीक है, आप लोगों का विश यही है कि इसी में हो जाए। जिनका नहीं होता और अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना बेसिक है उसको जरूर स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में या कोई वन लाइनर बुक पढ़ के, ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ के आप ये सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। आपको थ्योरेटिकल और लेंथी पढ़ना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि हमने शॉर्टकट तैयार किया है, ये किया है, वो किया है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, तो वो समझ लो आपको पेपर ही जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इन सभी क्वेश्चन को आपने डिस्कशन जो क्विज सीरीज है उसके अंदर करेंगे, है ना, पूरी तरह से ऑपरेशन इनका, या फिर हम बोले पूरी तरह से पोस्ट मॉडर्न है वो करेंगे, लेकिन क्विज सीरीज के अंदर। आज तो कर नहीं सकते थे, लिमिटेड टाइम है, इतना अलाउ ही नहीं करता है अपने को। थैंक यू।